हेलो दोस्तों, एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज के क्लास में लुसेंट के प्राचीन भारत से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे जो कि किसी भी जीके जीएस आधारित एग्जाम में लुसेंट के सामान्य ज्ञान से आपको 30 से 40% एरिया कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ बेस्ट सजेशन है जो एक बार लुसेंट के सामान्य ज्ञान, लुसेंट के जीके ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है, देखिए लुसेंट के जीके के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का प्रथम क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? इसका सही आंसर आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल में से एक स्थल है। ठीक है, और इसका उत्खननकर्ता की बात करें, इसका जो खुदाई किया है वो राखल दास बनर्जी थे। वो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की है, 1922 ईस्वी में। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लारकाना ज़िला, सिंध प्रांत पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको डिनोट करके रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ है, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुई है वो प्रथम स्थल हड़प्पा नामक स्थल था। ठीक है, वो हड़प्पा नामक स्थल पर इसका खुदाई हुई है फर्स्ट बार। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हड़प्पा नामक स्थल की बात करें तो हड़प्पा नामक स्थल आपको रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये स्थल, ये भी पंजाब प्रांत में पड़ते हैं, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िला में पड़ते हैं हड़प्पा नामक स्थल। ठीक है, इसका खुदाई करता है दयाराम साहनी और ये 1921 में इसका खुदाई की थी। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल की। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा भाई? दयाराम साहनी ने। ये 1921 में किया था। अब ये बताएं, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया है 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगर राखल दास बनर्जी की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में। अब ये बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अब ये बताया है जो भाई सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वही अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जो लोथल किस राज्य में स्थित है? बताइए, लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अज्ञात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता था? बताइए, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंद्र। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वह इंद्र थे। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर की देवता की बात करें, दूसरे नंबर की देवता की, तो कौन हो जाएगा भाई? अग्नि हो जाएगा। तीसरे नंबर की देवता की बात करें तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंद्र के लिए जो इंद्र की अगर बात करें तो इंद्र ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। वही अग्नि के लिए जो समर्पित है मंत्र वो 200 मंत्र है। ठीक है, अब देखिए अगर सोम की बात करें, सोम की, तो सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? बताइए, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो क्या हो जाएगा? 10 से 28। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 28। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो पाणिनि की अष्टाध्याय किस विषय से संबंधित है? बताइए, पाणिनि की जो अष्टाध्याय है वो किस विषय से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? व्याकरण से, व्याकरण से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो महाजनपद युग में कितने महाजनपद थे? बताइए, महाजनपद युग में कितने महाजनपद थे? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 16 महाजनपद। महाजनपद युग में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें से सबसे प्राचीन महाजनपद की अगर बात करें तो मगध हो जाएगा, मगध। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो सबसे प्राचीन महाजनपद कौन थे? तो क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है,
चलिए वही क्वेश्चन आ गया, जो सबसे प्राचीन महाजनपद कौन था, अब ये बताया है, क्या हो जाएगा सही आंसर मगध हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर महावीर स्वामी का, तो कुंडग्राम हो जाएगा। वही अगर महात्मा बुद्ध की बात करें, जो महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ पे हुई थी, तो क्या हो जाएगा लुम्बिनी, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध लुम्बिनी हो जाएगा। और अगर महावीर स्वामी की अगर बात हो जन्म की, तो कुंडग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बताइए बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो सारनाथ में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो सारनाथ में स्थित घुमेक स्तूप किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बुद्ध से। घुमेक स्तूप जो है वो बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर चाणक्य की रचना की बात करें तो चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, बताइए कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा भाई अर्थशास्त्र हो जाएगा। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन हो जाएगा, अर्थशास्त्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो अशोक का शिलालेख किस लिपि में है, बताइए अशोक का शिलालेख किस लिपि में है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक, उसके बाद देखिए सांची स्तूप किसने बनवाया, सांची स्तूप किसने बनवाया, सांची स्तूप, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, हर्षचरित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महमूद गजनबी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो सिंधु सभ्यता में मिला नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई लड़की का जो मूर्ति मिली है वो किस धातु की बनी है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कांसा की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदू धर्म का या भारतीय साहित्य का या भारतीय विज्ञान का या भारतीय इतिहास का, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय इतिहास का। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद कालिदास की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है, बताइए कालिदास की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है, तो क्या हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी, बताइए ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी जो 7वीं सदी में की थी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। अभी ये बताए थे जो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वही अगर बात करें जो महावीर स्वामी की जन्म की अगर बात करें तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए महावीर की मृत्यु, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई है वो पावापुरी में हुई है, पावापुरी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बताइए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो बोधगया में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बोधगया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक, अगर त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक भाई बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में किसकी पूजा होती है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मूर्ति पूजा होती है। ठीक, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था, कौशल का या वज्जी का या मगध का या अवंती का, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा मगध का। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था, तो मगध का। ठीक है, चलिए
उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी प्रसिद्ध यूनानी सेनाओं को हराया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, मौर्य काल में सबसे बड़ा कर संग्रहक कौन होता था? मौर्य काल में, अगर मौर्य काल में सबसे बड़ा कर संग्रहक की बात करें, कर संग्रहक की, तो भाई समहर्ता हो जाएगा, समहर्ता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया? कलिंग युद्ध के बाद, अगर अशोक की कलिंग युद्ध की बात करें तो वह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, जो अशोक का प्रिय धर्म प्रचारक कौन था? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुगलीपुत्र तिस्से। अशोक का प्रिय धर्म प्रचारक कौन था? तो क्या हो जाएगा? मुगलीपुत्र तिस्से। ठीक है, अगर मुगलीपुत्र तिस्से की बात करें तो ये जब तृतीय बौद्ध संगति हुए थे, तृतीय बौद्ध संगति जो 28 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, तो तृतीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे वो मुगलीपुत्र तिस्से थे। ठीक है, और ये तृतीय बौद्ध संगति आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा है? अशोक का जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा? नागरी, ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत। बताइए क्या होगा? अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि या कलहन? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कलहन। राजतरंगिणी का जो लेखक थे वो कलहन थे। ठीक है, कलहन को ही भारत के प्रथम इतिहास लेखक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बताइए, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन कहलाता है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जो भारतीय नेपोलियन कहलाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त ही। ठीक है, चलिए अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो भाई समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए, जो गुप्त काल में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ है? गुप्त काल में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लोहा का। ठीक है, वही मुद्रा में अगर बात करें, जो मुद्रा में सबसे प्रयोग किस धातु को हुआ है? तो चांदी हो जाएगा। ठीक है, वही अगर प्रसिद्ध की बात करें, किस धातु को सबसे प्रसिद्धि मिली है गुप्त काल में, तो वो हो जाएगा सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो कालिदास किस दरबार में थे? कालिदास किस दरबार में थे? बताइए, जो कालिदास जो थे वो किस दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में, या चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में, या हर्षवर्धन के दरबार में, या स्कंदगुप्त के दरबार में? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो हर्षवर्धन का राजधर्म क्या था? हर्षवर्धन का राजधर्म तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो चाइनीज यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? चाइनीज यात्री जो ह्वेनसांग है वो किसके समय भारत आया था? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। ठीक है, चलिए उसके बाद है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने विकसित किया था? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय किसने विकसित किया था? अशोक, या कुमारगुप्त, या समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट की बात हो रही है, जो बाणभट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि थे? बताइए, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए, जो आयुर्वेद से संबंधित चरक संहिता किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? चरक की। 49 नंबर देखिए, जो अलेक्जेंडर भारत में किसके शासनकाल में आया था? अलेक्जेंडर की अगर बात करें तो भारत में वो नंद वंश के शासनकाल में आया था, नंद वंश के शासनकाल में। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो भारत का प्रथम इतिहासकार कौन माना जाता है? इसमें से भारत का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताइए? कलहन को, या बाणभट्ट को, या चाणक्य को, या अशोक को? अब ये बताए हैं। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? कलहन को। भारत का प्रथम इतिहासकार कलहन को माना जाता है। ठीक है, चलिए अभी तक क्लास को वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ये सीरीज आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।